मेरा नाम मासूमा है। अपने नाम की तरह मैं बहुत मासूम थी। सगा भाई बहन कोई न था, क्योंकि मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही अम्मी का इंतकाल हो गया था। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। कभी मैं अपने ननिहाल में रहती तो कभी बाबा के पास। जिंदगी इस तरह गुजर रही थी। मैं अपने बाकी कजन्स की निस्बत काफ़ी होशियार चालाक नहीं थी। मेरे बाबा का शुमार शहर के खाते पीते लोगों में होता था। मेरी दूसरी अम्मी बज़ाहिर तो मुझे कुछ न कहती, मगर उसकी नज़रें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे नापसंद करती हैं। इसीलिए मैंने अब्बू के यहाँ जाना कम से कम कर दिया। ज़्यादातर वक्त नानी अम्मा के पास गुजारने लगी। मेरी नानी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आखिर कब तक वो भी जिंदा रहती। बूढ़ी और बीमार थी। मैं 18 साल की हुई तो नानी अम्मी का इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद मेरा वहाँ दम घुटने लगा, तो मैं दोबारा से अब्बू के पास चली गई। सौतेली अम्मा ने मेरा वहाँ रहना मुश्किल कर दिया। आए दिन वो मुझे बाबा की नज़रों से गिराने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती थी, और बाबा को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता था। मेरे पास ये सब बर्दाश्त करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। एक दिन तो हद ही हो गई। सौतेली माँ ने बाबा को बताया कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और मैं बहुत जल्द घर से भाग जाऊंगी। बाबा ने गुस्से में आकर कह दिया कि अब इसके लिए जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढो और इसको रुखसत करो। मुझे नहीं पता चला कि कब और किससे मेरा रिश्ता तय हो गया। मुझे बताना तक गवारा न किया गया। मुझ में इनकार की भी जुर्रत नहीं थी, इसीलिए चुपचाप निकाह कराकर रुखसत होकर ससुराल में आ गई। घर दाखिल होते ही एक लड़की ने मुझे गले लगा लिया और कमरे में छोड़ने आई। कुछ देर बाद वही मेरे लिए खाना और पानी लेकर आई। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कितनी अच्छी है ये लड़की। मेरे ख्याल से वो लड़की मेरी नन थी। सुबह भी वही मुझे तैयार करने आई। उसने मुझे वलीमे के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था। सारा वक्त वो मेरे साथ साथ रहे। रात को फिर खाना और पानी वही लेकर आई थी। मेरी सास ने तो मुझे बुलाया तक नहीं था। सिर्फ वही लड़की मेरे आगे पीछे फिर रही थी। मेरा शौहर अच्छा आदमी था और मैं यही सोच रही थी कि अच्छा हो गया सौतेली माँ से जान छूट गई। मेरी शादी का तीसरा दिन था जब मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी, पहली बार देख रही हूँ सौतनों में इतना सलूक है। क्या घुल कर पिला दिया उस लड़की ने तुझे? मैंने उलझन से सास की बात सुनी और कहा, क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। वो लड़की आपकी बेटी और मेरी नंद है ना? सास कहने लगी, तुम मासूम हो या बनने का नाटक कर रही हो? वो लड़की मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर की पहली बीवी और तुम्हारी सौतन है। ये सुनकर तो मेरे होशो हवास ही फना हो गए थे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन सास ने बताया तुम्हारे घर वालों को पता था। मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम बहुत मासूम हो, तुम अब यहाँ इस कमरे में नहीं रहोगी, तुम मेरे कमरे में आकर रहो। मेरी सौतन मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, इसीलिए मेरा डर कम होने लगा, वरना मुझे लगा था कि मेरी सौतन भी मेरे खिलाफ साजिश करेगी और घर से निकाल देगी। मगर वो तो शुरू दिन से ही मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन मेरी सौतन कहने लगी, मेरी कोई बहन नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ। तुम कभी मेरे खिलाफ कोई बदगुमानी दिल में ना लाना, मुझ पर शक न करना। मैं तो दिलो जान से अपनी सौतन की गर्विदा हो गई, मगर सास को मेरे शौहर और सौतन से जाने क्या मसला था? वो मुझे उससे दूर जाने को कहती थी। यहाँ तक कि अगर मेरी सौतन मुझे किसी काम से बुलाती तो भी जाने ना देती। कहती, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसके जाल में मत आना। मुझे इसकी बातों की समझ नहीं आती कि सास ऐसा क्यों कह रही है। हालांकि मेरे शौहर की पहली बीवी तो बहुत अच्छी थी और वो मेरी सास की भी बहुत तारीफें किया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं होगा कि हम लोग तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं। तुम्हारे बाप के दूर पार की फुप्पो की बेटी लगती हूँ मैं, और तुम्हारी माँ तो मेरी सहेली थी। मेरे बेटे ने साल भर पहले ही शादी की थी। अच्छा खासा खुश था अपनी जिंदगी से, मगर अचानक ही जाने क्या हुआ कि इसे दूसरी शादी का भूत सवार हो गया और इसकी बीवी भी इसकी हिमायत करने लगी। तो मैं चुप हो गई कि मियाँ बीवी राजी तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर जब तुम्हें देखा तो तुम इतनी मासूम और मेरी सहेली जैसी लगती थी। मैंने तुम्हारे बाप से पूछा भी कि अपनी खूबसूरत और कंवारी लड़की की शादी मेरे बेटे से क्यों कर रहे हो जो पहले से शादीशुदा है, मगर उसने जवाब ही नहीं दिया। मुझे समझ आ गई कि तुम्हारी सौतेली माँ के कारनामे हैं ये सारे। और एक हैरानी वाली बात बताऊं, ये जो तुम्हारी सौतन है ना, ये असल में तुम्हारी। इससे पहले सास बात मुकम्मल करती मेरी सौतन वहां आ गई और मुझे कहने लगी, अहमद बुला रहे हैं तुम्हें। बीवी हो तुम भी उनकी, अपने कमरे में जाकर रहो, यहाँ अम्मा के पास क्यों हो?
मैं उठने लगी तो मेरी सास ने रोक लिया और कहने लगी, तुम भी बीवी हो, तुम जाकर रहो उसके पास। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और सख्ती से कहने लगी थी। मुझे इस वक्त सास पर बड़ा गुस्सा आया कि मुझे मेरे शौहर के पास क्यों नहीं जाने दिया, मगर मैं चुप रही। अब मुझे भी सास पर शक होने लगा था कि जरूर यही नहीं चाहती और इसी की वजह से ये मुझे मालूम करना था। थोड़ी देर में मेरी सास सो गई। मुझे याद आया कि वो कोई अहम बात बताने जा रही थी जब मेरी सौतन आ गई और बात अधूरी रह गई। जाने सास क्या कहने वाली थी। मैं सोने की तैयारी करने लगी तो सास की आंख खुल गई और वो पानी मांगने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर गई तो शौहर के कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। मैंने हैरानी से सोचा कि क्या ये दोनों अभी तक जाग रहे हैं। इनके कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं आगे गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कमरे में किसी तीसरे की आवाज़ भी आ रही थी। आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैं उलझती हुई कमरे में वापस आ गई। अगले दिन मैंने सौतन से पूछा, क्या रात को कोई कमरे में था? ऐसा लग रहा था तुम लोगों का कोई मेहमान आया है। कहने लगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम मूवी देख रहे थे, इसीलिए ऐसा लगा तुम्हें। मैं चुप करके रह गई कि हो सकता है वो सच ही कह रही हो। मेरी शादी को 1 महीना होने वाला था। शौहर अपनी माँ और पहली बीवी से छुप छुप कर मुझे तोहफे तहाइफ देता रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मेरी सास और सौतन दोनों ही इत्तेफाक से घर पर नहीं थी कि मेरा शौहर कुछ कागजात लेकर आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ज़मीन लेने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हारे दस्तखत चाहिए। मैंने खुशी खुशी वो पेपर्स ले लिए और दस्तखत करने ही लगी थी कि उसी वक्त बाहर से मेरी सौतन के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे शौहर ने घबराकर वो फाइल मेरे हाथ से लेकर छुपा ली और मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं समझ गई थी कि वो शायद घर में किसी को नहीं बताना चाहता कि वो मेरे नाम से कुछ ज़मीन खरीद रहा है। मेरी सौतन मेरे शौहर को देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो इस वक्त तक घर आता नहीं था। शाम को मैं सोने के लिए लेटी तो मेरी सास कहने लगी, सुनो, अगर तुम्हारा शौहर या सौतन तुमसे कोई पेपर साइन करवाना चाहे तो मत करना और मेरा नाम न लेना कि मैंने मना किया है। कोई भी बहाना बना देना, मगर साइन मत करना। अगर कर दिए तो कहीं की नहीं रहोगी, क्या पता तलाक के कागज हों। सास की बातें सुनकर तो मैं साकित ही रह गई थी। ये बात तो मेरी और मेरे शौहर के बीच की थी, किसी को नहीं बताना कि वो कुछ पेपर्स पर मेरे साइन लेना चाह रहा था। तो फिर सास को कैसे इल्म हुआ? मैंने पूछा कि आपको कैसे पता कि वो दोनों मुझसे कोई पेपर साइन करवा लेंगे? सास कहने लगी, मुझे मालूम है ऐसा होगा। इस घर में जो हो रहा है मुझे सब पता है, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, तुम नहीं जान सकती। मैं गुस्से में आ गई कि सास क्या मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। सीधी तरह से बताती क्यों नहीं कि बात क्या है? मैंने इंतहाई सब्र से पूछा, अम्मा जी, मुझसे इन पहेलियों में बात ना करें और साफ साफ बता दें। वो उठकर बैठ गई और कहने लगी, ठीक है, मैं तुझे साफ साफ बता ही देती हूँ, मगर मुझे यकीन है कि तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, इसलिए कल रात 12 बजे छत पर जाकर देख लेना। सारी हकीकत तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। मैं चौंक गई। कल रात 12 बजे क्या होने वाला था? मैंने वो रात बड़ी मुश्किल से काटी और इंतजार करने लगी कि कब अगला दिन शुरू होकर ख़त्म हो और जो टेंशन इतने दिनों से मेरे सर पर सवार है वो ख़त्म हो। सास तो ऐसे बेफिक्र थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी सौतन आज सुबह से ही खाने पकाने में लगी हुई थी, ऐसे जैसे किसी खास मेहमान के लिए एहतमाम कर रही हो। मैंने पूछा, कौन आ रहा है? तो कहने लगी, मेरी माँ आ रही है, वो बहुत सख्त है और तुम उनके सामने मत आना, कमरे में ही रहना। रात को वो मेरी सास और मेरा खाना कमरे में ही ले आई और हम दोनों को बोली कि बाहर मत आइएगा। मैं खाना खाने लगी तो सास ने रोक दिया और बोली, ये खाना मत खाना वरना सोई ही रह जाओगी और 12 बजे वाला राज कैसे जान पाओगी। सास को शक हो रहा था कि इस खाने में नींद की दवा मिलाई गई है। मुझे इसका शक बेबुनियाद लग रहा था, मगर मैं चुप रही कि रात 12 बजे छत पर ही जाकर देखूंगी कि चल क्या रहा है इस घर में, जिसका मुझे इल्म नहीं है। जैसे ही घड़ी ने 12 का हिंसा बजाया, मैं चोरी चोरी अपने कमरे से बाहर निकली और छत पर चली गई। वहां तो कोई नहीं था। मैं इधर उधर टहलकर गुस्से से सोचने लगी कि सास ने मुझे पागल बनाया है। अभी मैं वापस जाने का सोच ही रही थी कि मुझे सीढ़ियों से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बेख्तियार वहीं पर एक कोने में रुकी, पौधों में छुप गई। 2 अफराद ऊपर छत पर आए थे। मेरा ख्याल था कि मेरा शौहर अपनी पहली बीवी के साथ ऊपर आया होगा, मगर सौतन के साथ कोई औरत ऊपर आई थी। मैंने ध्यान से देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ थी। वो यहाँ मेरे घर में भला क्या कर रही थी? मेरी सौतन से उसका क्या रिश्ता था? अचानक मुझे ख्याल आया कि सौतन बता रही थी कि आज उसकी माँ ने आना है। तो क्या
یہ اس کی ماں تھی؟ میں تو سن رہ گئی۔ وہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری سوتن کہہ رہی تھی اماں اتنے دن ہو گئے ہیں، اس پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، لگتا ہے آج تجھے خود عمل کرنا پڑے گا۔ میری سوتیلی ماں کہنے لگی اسی لیے تو آج یہاں آئی ہوں کہ میں خود اس پر سخت عمل کروں گی، وہ کمبخت لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے دفع ہو جائے گی۔ میری سوتیلی ماں وہیں چھت پر نیچے زمین پر بیٹھ گئے، اپنے گرد حصار کھینچ لیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ پر کوئی جادو کر رہی ہیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے جادو کو روکنا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ میری دعا قبول ہو گئی اور 10 منٹ بعد ہی میری ساس میرے شوہر کو لیے چھت پر چلی آئی۔ ان دونوں کا رنگ فق ہو گیا۔ میری ساس نے دم والا پانی اس کے عمل پر پھینکا تو مجھے آواز آئی۔ میں کانپتی ہوئی سامنے آئی تو مجھے ساس کہنے لگی تم نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ یہ تمہاری سوتن ہے، تمہاری سوتیلی ماں کی اولاد ہے۔ جب تمہارے باپ سے اس نے شادی کی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے آئی، مگر تمہارے باپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو تمہاری بیٹی بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے یہ بھی اپنے ننھیال میں ہی پرورش پانے لگی۔ میرے بیٹے سے خدا جانے کہاں ملاقات ہوئی اس کی، اور دنوں میں ہی میرے بیٹے کو ہاتھوں پر ڈال دیا اور شادی کر کے میرے ہی گھر آ گئی۔ کچھ عرصے پہلے جب تمہاری سوتیلی ماں کو معلوم ہوا کہ تمہارے باپ نے اپنی ساری دولت تمہارے نام کر رکھی ہے تو اس نے پلان بنایا کہ تمہیں اپنی بیٹی کی سوکن بنا دے تاکہ یہ دونوں میاں بیوی تم کو بیوقوف بنا کر جائیداد کے کاغذات پر دستخط لے سکیں اور ایسا کرنے کے بعد تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیں۔ میں تمہارا بھلا چاہتی تھی، اسی لیے کہتی تھی کہ ان لوگوں سے دور رہو۔ یہ ماں بیٹی تم پر جادو بھی کرتی رہیں گی، مگر میں روز تم پر اللہ کا کلام پڑھ کر پھونکتی رہتی تھی، اسی لیے تم ان کے شر سے بچی رہی۔ تم میری سہیلی کی بیٹی ہو، اسی لیے میں ان لوگوں کے پلان میں شریک نہیں ہوئی اور تمہارا ساتھ دیا۔ کل میں نے اس کی باتیں سنی تھی جس سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ آج 12 بجے چھت پر کچھ بڑا عمل کرنے والی ہے، اسی لیے تمہیں بھیجا کہ جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ سب میری جائیداد کی خاطر ہو رہا تھا اور مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ بابا کی جائیداد میرے نام پر ہے۔ بابا نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس نے بابا کو کیسے مجبور کر دیا تھا کہ میری شادی انہوں نے شادی شدہ آدمی سے کر دی۔ میری ساس کہنے لگی میرے بیٹے کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے لالچ میں آ کر اپنی بیوی کا ساتھ دینے کی خاطر تم سے شادی کی، جادو والی بات کا اسے بھی علم نہیں تھا۔ میری ساس نے ابو کو بھی کال کر دی تھی، کچھ دیر تک وہ بھی آ گئے۔ میری ساس نے ساری باتیں بتائیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئے اور میری سوتیلی ماں کو نکال دیا۔ میرے کچھ دنوں بعد خلا بھی ہو گئی، میں آزاد ہو گئی۔ بابا نے اتنے سالوں مجھ سے جو رویہ رکھا تھا اس کے لیے معافی مانگی اور بہت اچھی جگہ میری دوسری شادی کر لی۔ میں اپنی سابقہ ساس کو بھولی نہیں تھی، اس کے بیٹے اور بہو نے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا تھا، اسی لیے میں نے اس کا نکاح ابو سے کروا دیا۔ اس کو تحفظ مل گیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے ماں کا پیار۔